फवाद साहब, अभी एहसन इकबाल साहब ने दोबारा ये कहा है कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया आपको, फैटफ में आपको सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद जब नैब तरमीमी बिल आया तो आप इल्जाम लगाने लगे कि ये एनआरओ चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब ट्रस्ट खत्म हो चुका है, साथ तो नहीं बैठ सकते, अब इलेक्शन कमीशन बीच में पड़े और फिर ही अगर इस्लाहात पे बात होगी तो हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि गलत रवैया था हुकूमत का। देखिए, पहली बात तो ये है कि यही गलत रवैया अपोजिशन का है, जो ये समझते हैं कि अगर उनके मुकदमात के ऊपर बातचीत है तो सिर्फ वही एक नुक्ता है जिसके ऊपर बातचीत होनी है, दूसरा किसी और चीज़ के ऊपर बातचीत करने को वो तैयार नहीं है। और फैटफ जैसे इशू के ऊपर भी जिस तरह से उन्होंने बार्गेन करने की कोशिश की कि आप हमारे केसेस में हमें रिलीफ दे दें, तब हम आपको फैटफ में हम आपको जो है वो वोट करेंगे। अब फैटफ क्या था? अगर फैटफ में पाबंदियां लग जाएं पाकिस्तान के ऊपर तो आप इकोनॉमिकली आपको बहुत बड़ा एक गजन पहुंचेगी। अगर जिस अपोजिशन को ये ख्याल नहीं है, जिस पार्टी को ये ख्याल नहीं है कि फैटफ को केसेस से नहीं जोड़ना, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कैसे संजीदा होगी। और अभी जो तमाम पहले कहा जा रहा था कि देखें हुकूमत बातचीत नहीं करती, हुकूमत अपोजिशन को शामिल करने की कोशिश नहीं करती। अब आपने सामने देखा है कि किस तरह से हुकूमत ने और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने आगे बढ़ कर के इस मसले के ऊपर एक अपनी पोजीशन ली है और इसको बढ़ाने की कोशिश की है। अब अगर इसके ऊपर PMLN साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो इसको रिजेक्ट करती है और इसके ऊपर बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो इससे मीडिया के सामने भी उनका रवैया आता है और अवाम के सामने भी उनका रवैया आता है। अच्छा, लेकिन मसला तो हल नहीं होगा। और अभी एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ कवानीन का इतना मसला नहीं है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा मसला ये है कि हमारे इलेक्शन में रियासती इदारों को गैर जानिबदार होना पड़ेगा, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत है कि हसास इदारों का कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए। ये मसला है, हमने इत्तेफाक कर लिया तो इसका मतलब धांधली हमारे यहाँ कोई बड़ा मसला नहीं रहेगा। धांधली की वजह यही है। देखिए जी, ये तो खैर वो चूंकि हमें माशाल्लाह उनको शौक है रस्तों बनने का, तो इस किस्म की गुफ्तगू वो करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो या जहाँ पर भी हो, जब आपको एक ऐसा निज़ाम मिलेगा जो मिसयूज़ हो सकता है तो वो मिसयूज़ होगा। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आइए बैठिए मिल के एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसमें मिसयूज़ होने की सलाहियत कम हो। मसलन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसके अंदर नतीजा जो है वो फ़ौरन आ जाएगा, तो आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास ये रूम नहीं होगा कि वो उसको कर सकें। जो उसका था कि ये हैक हो जाएगा, हमने कहा कि उसको उसको हमने पूरी जो इस वक्त बनाई है मशीनें, वो ये हैं कि वो हैकेबल नहीं हैं, क्योंकि वो डिसकनेक्टेड है इंटरनेट से और वो हर पोलिंग स्टेशन की अपनी मशीन है और उसके अंदर सिर्फ वही डाटा है जो उस पोलिंग स्टेशन का है, लिहाजा उसके हैक होने के चांसेस जो हैं वो नहीं है। इसी तरीके से जो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि उसको हम वन लाइनर बजट दें, इसके बाद हम कह रहे हैं कि ये सेनेट के इलेक्शंस जो हैं उनको ओपन करते हैं। अच्छा, तो लेकिन ये वो लेकिन सारे फवाद साहब, ये जो ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, इससे जो इलेक्शन डे का इशू है वो कुछ हद तक रिजॉल्व हो सकता है अगर उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल हो, उसमें कोई हैक ना हो या कोई इसको इंटरफेयर ना करे। लेकिन जो हमारे यहाँ इलेक्शन में बुनियादी मसला है, प्री पोल रिगिंग होती है, पैसा चलता है, प्रेशराइज किया जाता है, इदारों का उसमें किरदार, उनका असरअंदाज होना, ये सब चीजें ईवीएम से तो नहीं हल होंगी ना। उसके लिए तो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इदारा हो। और आप लोगों ने भी 2013 के इलेक्शन के बाद जब धरना दिया तो कई इदारों पर इल्जाम लगाया ना आपने जानिबदारी का। देखिए शहजाद, वो जो मामला है ना, उसका ताल्लुक इलेक्शन रिगिंग से नहीं है, उसका ताल्लुक सियासी जमातों की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से है। अगर सियासी जमातों का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है और वो इधर उधर से लोगों को इकट्ठा करके वो इलेक्शन जीतते हैं, तो फिर आप बताइए कि वो पॉलिटिकल पार्टी क्या है। यानी इस वक्त जो PMLN का मुद्दा है वो यही है ना कि जी हमारे पे देखें इदारों ने हमारे पे दबाव डाले और वो लोग जो हमारे साथ थे वो लोग हमसे हट गए। तो इसका मतलब यह है कि आपकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है। वो तो अगर आपने ये करना है तो फिर आपको अपनी पार्टीज़ के अंदर स्ट्रक्चर खड़े करने होंगे ताकि लोग पार्टीज़ को वोट दें और शख्सियात को वोट ना दें। ये तो एक पॉलिटिकल आप समझिए कि एक जो आपका प्रोसेस है उसकी हाँ मैच्योरिटी का मामला है, ये इसका रिगिंग से ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन जबरदस्ती या प्रेशराइज करके किसी शख्स को दूसरी पार्टी में शामिल करवाना, ये तो पार्टी स्ट्रक्चर का इशू नहीं है ना। नहीं कोई जी, देखिए जबरदस्ती जबरदस्ती कोई नहीं आता, कोई इतना बच्चा नहीं है।
जहाँ पे पीछे लोगों के ये जो इलेक्शन लोग लड़के आते हैं, इन पे सबसे बड़ा प्रेशर इनके हल्के के लोगों का होता है। वो फैसले करते हैं कि आपने किधर जाना है, इलेक्शन किस टिकट पे लड़ना है, क्या करना है। बाकी ये तो हमें एक समझिए कि अपनी हांडी में कुछ सही। मसाला डालने वाली बात है। अच्छा फवाद साहब, वहां आपने पे बड़ा इस तरह तफसील से अपने इंट्रो में बताया है कि किन किन ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में कुछ इसके फवायद भी आए हैं, फ्रॉड जो इलेक्शन है वो कम, वॉलेट वोट्स का जो मसला था वो हल हो गया, जो कमजोर तबका है वो जाके अपनी मर्जी से इलेक्शन में वोट कर सकता है। ये कुछ उनके पॉजिटिव जरूर हैं। लेकिन देखिए दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं, बल्कि मेजॉरिटी हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं, जहां टेक्नोलॉजी उनकी बड़ी एडवांस हो चुकी है। बरतानिया है, फ्रांस है, जिन्होंने कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल ही नहीं किया है। कई ऐसे ममालिक हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से पीछे दोबारा पेपर बैलेट की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि नताइज में रद्दोबदल हो सकता है। जी देखिए, ज़्यादातर जो ममालिक है ना, उनमें ज़्यादातर जहाँ पे इंटरनेट बेस्ड वोटिंग थी ना, वो उन्होंने ख़त्म किया है। क्यों इंटरनेट बेस्ड वोटिंग में प्रॉब्लम आती थी, इसीलिए हमने जब अपनी मशीन डिज़ाइन की तो हमने इंटरनेट बेस्ड की ही नहीं। लेकिन इस तरह अगर आप जाएं तो एस्टोनिया के अगर आप इलेक्शन प्रोसेस का देखेंगे, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा डिजिटलाइज्ड मुल्क है, उनका 100% इलेक्शन जो है वो ई वोटिंग के ऊपर मबनी है, और वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट है। लेकिन जब ये मशीनें हम बना रहे थे तो मैंने यही कहा था कि इसको हम बहुत इतनी सोफिस्टिकेटेड ना बनाएं। वी शुड बी जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ पेपर ट्रेल। तो अभी भी हम सिर्फ वन स्टेप अहेड ऑफ पेपर ट्रेल हैं, बाकी सिर्फ सारा प्रोसेस जो है वो ही जा रहा है। अच्छा, अब ऑपोजिशन आप पर एतमाद नहीं कर रही है कि ये जो मशीन्स आप बना रहे हैं इससे आप टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड कर सकते हैं। अब इंडिया में भी जो मशीन्स का काम था, जो उसके प्रोटोटाइप थी, कौन सी मशीन बेहतर है, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया था। ये वहां हुकूमत ने या किसी सियासी जमात ने नहीं किया था। तो आपका काम तो ये ना कि कानून साजी की तरफ आप ऑपोजिशन को लेकर आए। अब मशीनें भी आप खुद प्रोवाइड करेंगे, कहेंगे ये प्रोटोटाइप है, तो उस पर तो शक बढ़ेगा, वैसे ही एतमाद नहीं है। ये काम तो कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करने देना। नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करना है, लेकिन आखिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई पीएचडी डॉक्टर्स तो नहीं ना बैठे हुए जिन्होंने इसको बनाना है, या इंजीनियर्स तो नहीं ना बैठे हुए। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कॉमसेट्स है, ये तो यही इदारे हैं ना जो बनाएंगे। एनआरटीसी है, एनआरटीसी डिफेंस प्रोडक्शन का इदारा है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बट ये इंडिविजुअल कंपनीज हैं, और इन कंपनीज ने बना के देना ना। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इंपोर्ट कर लें, और अब उसमें वजीर भी आजम बड़ी कहते हैं कि आप आए हमारे साथ बैठे और जो मशीन आपको बेहतर लगती है वो कर ले। ये काम तो ईसीपी के करने का है ना, कि वो डिसाइड करेंगे कौन सी मशीन है और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी से सजेशन लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन भी इस कमेटी में शामिल है, इसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स शामिल है, इलेक्शन कमीशन शामिल है, उसके बाद इसमें लॉ मिनिस्ट्री शामिल है, आईटी मिनिस्ट्री शामिल है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है। ये जो कमेटी बनी है जो इन ईवीएम्स के ऊपर, इसमें ये पांचों लोग शामिल हैं, और इलेक्शन कमीशन का बड़ा ज़बरदस्त काम है इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी बहुत ही तफसीली जो है वो इसके ऊपर अपने कंडीशनैलिटीज़ जो थी वो लगाई थी, वो कंडीशनैलिटीज़ इन इंजीनियरिंग कंपनीज ने पूरी की हैं। हाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये कह चुका था कि ये काबिल इस्तेमाल नहीं है ईवीएम सिस्टम पाकिस्तान में। उसकी रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, 2-3 साल से वो पड़ी हुई है पार्लियामेंट में। वो 3 साल पहले वो बात कर रहे थे। अब जो हमने बनाई है ये तो वो तमाम जो इलेक्शन कमीशन की कंडीशनैलिटीज थी या प्री रिक्विजिट्स थी, उनको पूरी करके बनाई है। हाँ, तो ये जो 3 साल पुरानी वाली बात तो लेकिन अभी नहीं है। तहफुजात अभी भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। नहीं, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अब कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, जब वो बैठेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एहसन इकबाल साहब या ये लोग जिन्होंने, और स्पेशली जो शहबाज शरीफ साहब का भी वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जिन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की है कि कह कोई क्या रहा है। सिर्फ ये कि चूंकि गवर्नमेंट ने कहा है तो हमने तो रिजेक्ट करना ही करना है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने यही किया कि इनका अपना मुतालबा था कि जो सेनेट के इलेक्शन हैं ओपन होने चाहिए। जब इमरान खान ने कहा तो ये 80 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर वापस मुड़ गए। इसलिए अब फवाद साहब, लेकिन आपको ये रियलाइजेशन है कि इंडिया में इस पे बड़ा काम हुआ है। मैंने पूरे इसका पढ़ा है। 1982 में केरला में कुछ पोलिंग स्टेशंस पे पहले इसको इस्तेमाल किया गया, बाद में कवानीन के मसले थे। फिर 99 में भी गोवा में तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और लोकसभा की 46 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस्तेमाल किया। फिर 2004 में जाके पूरे इंडिया में इस्तेमाल हुआ। तो अगर आप समझते हैं कि आज इस पर बात करेंगे, 2023 में मुकम्मल इलेक्शन इस पर हो सकेगा, तो ये नामुमकिन सी बात नजर आती है बगैर किसी मॉक किए हुए या पायलट किए हुए चंद हल्कों में। नहीं, जहां तक इसका ताल्लुक है कि काम बहुत हुआ है, इंडिया में काम हुआ है सबसे ज्यादा। दुनिया में तो काम खैर इस पे एस्टोनिया में हुआ है, लेकिन जहां पे पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बहुत काम हुआ है। और जो हमारा इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो ईवीएम काम से मतलब मरहलावार उसको इंप्लीमेंट करें ना।
मरहलावार कर सकते हैं। कश्मीर के इलेक्शनों में पहले उसको जो है वो टेस्ट किया जा सकता है, ज़िमनी इलेक्शंस में उसको टेस्ट किया जा सकता है, फिर ये जो हमारे बार काउंसिल्स वगैरह के इलेक्शंस होते हैं, सही इंजीनियरिंग काउंसिल के होते हैं, उनमें टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन हम चलें तो सही, हम तो बस एक बात पे अड़ गए हैं कि चूंकि सही। लेकिन फवाद साहब, क्या अब इसके लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आ रही है ईवीएम को इंप्लीमेंट करने के लिए? इसके लिए कानून साजी तो होगी। हमारी ख्वाहिश ये है कि असेंबली में एक बिल के जरिए आए और जो इसमें अपोजिशन और सारे लोग इकट्ठे हों। हमारी प्रेफरेंस जो है वो तो वही रहेगी। प्रेफरेंस वो है, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन का तो आपने देख लिया इस पर क्या मौकिफ है, तो सदारती ऑर्डिनेंस अब इस पर आ रहा है। नहीं, अभी नून लीग का मौक़िफ़ आया, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं आया। सो हमें उम्मीद रखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसमें नवीद पीपल्स कंवर पार्टी ने साहब भी को दिलचस्पी नहीं जाहिर की ईवीएम में। सदारती ऑर्डिनेंस ईवीएम को इंप्लीमेंट करने के लिए हुकूमत लेकर आ रही है या नहीं? हमने बिल पेश किया हुआ है। अभी तक सदारती ऑर्डिनेंस की हतमी मंजूरी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।